हाय, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं एंड अगर आपको सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स ही आता है तो भी स्टॉक मार्केट में आप अपने लिए 10 बैगर्स एंड 20 बैगर्स निकाल सकते हैं। एंड ये मेरा कहना नहीं, ये कहना है पीटर लिंच का इन हिज बुक नेम्ड वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। तो पीटर लिंच वो शख्स हैं जो 1977 से 1990 के बीच में फिडेलिटी मैगलिन फंड के मैनेजर रहे एंड ये फंड वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मर रहा जिसने 29.2% के CAGR से रिटर्न्स बनाकर दिए थ्रू द पीरियड एंड जो कि S&P 500 इंडेक्स के कंपैरिजन में लगातार डबल थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अनुभव को अपनी फेमस बुक्स के थ्रू पब्लिक के साथ साझा भी किया एंड कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स दिए जिसमें किसी कम्प्लेक्स रेशियो या टर्मिनोलॉजी का यूज भी नहीं है। तो आज ऐसे ही कुछ फ्रेमवर्क्स को स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे जिन्हें अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अडॉप्ट करते हैं तो हम भी उन इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जिनके पोर्टफोलियो में 10 बैगर्स, 20 बैगर्स, 50 बैगर्स या 100 बैगर्स होते हैं। तो उनके द्वारा दिए गए फ्रेमवर्क्स को हम इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे विद वेरियस एग्जांपल्स। तो उन्हीं फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करके आज स्टॉक मार्केट में अवेलेबल कुछ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो इन्हीं फ्रेमवर्क्स के अराउंड मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से कुछ हाइलाइट्स को शेयर करूंगा। यहाँ कुछ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को मैंने काफी अर्ली स्टेज पर फाइंड आउट किया था। मैं चाहूंगा कि आप अपने पास एक पेन एंड पेपर जरूर रख लें सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर पाएं। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। वीडियो में जिन भी कंपनीज को डिस्कस किया जाएगा आप उन्हें एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसीडर करें क्योंकि वी आर नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे या अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बीच बीच में बनाते रहें तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा एंड फर्स्ट टाइम मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव फ्रेमवर्क को इस वीडियो में हम रखने वाले हैं जो कि सबकी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफी हेल्प करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, पीटर लिंच के फ्रेमवर्क की शुरुआत ऐसे होती है कि सबसे पहले वो इन्वेस्टर्स से पूछते हैं कि क्या वो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट के लिए रेडी हैं एंड इसमें वो सबसे पहले फाइनेंशियली रेडी होने की बात करते हैं। तो फाइनेंशियली रेडी होने के लिए जो पहला पॉइंट उनका हमारे सामने आया है वो ये कि हर बुल रन के बाद एक बियर फेस भी आता है। आसान भाषा में बताऊं तो जब स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जाती है उसके बाद कुछ करेक्शन भी होती है एंड मार्केट के क्रैश होने की संभावनाओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, हम ज्यादा पुरानी बात ना भी करें, सिर्फ कोविड में ही जो निफ्टी 50 में करेक्शन हुई थी वो हो गई थी अप्रोक्सीमेटली 35% के अराउंड एंड अगर निफ्टी में 35% की करेक्शन होती है तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इजिली 50% या उससे ज्यादा की करेक्शन भी हो सकती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पोर्टफोलियो की 50% से ज्यादा वैल्यू वाइप आउट हो गई। इवन कि 2008 में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था उस टाइम जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुई थी वो हुई थी अप्रोक्सीमेटली 60%। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की वैल्यू 70 to 80% इजिली वाइप आउट हो गई होगी। एंड बड़ी करेक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इसका इंपैक्ट ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली जो 10,000 सुसाइड्स थे ये डायरेक्टली रिलेटेड थे इस इकोनॉमिक क्राइसिस के। इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर स्टॉक मार्केट काफी बुरी तरीके से क्रैश होती है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था इसकी भी कई सारी कहानियां आज मार्केट में है एंड यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि स्कोर्स ऑफ वॉल स्ट्रीट बैंकर्स, फाइनेंसर्स एंड इन्वेस्टर्स jumped from office window and fell to their death in the wake of the 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के इस पहलू को हमें जीवन में कभी भी नहीं भूलना है कि हमें भी कभी ना कभी इस तरह के क्रैश का सामना करना पड़ सकता है। तो फाइनेंशियली रेडी होने के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं वो ये कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ये वो पैसा तो नहीं जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में कोई मेजर एक्सपेंस मीट करना हो या किसी डेट को रीपे करना हो। खुद से अगर मैं ऐड करूं वो ये कि कहीं ये वो पैसा तो नहीं जिससे हमें फ्यूचर में घर बनाना हो या फिर कार खरीदनी हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह के रिटर्न्स को एज ए गारंटी एज्यूम करना इसका बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ सकता है। इसलिए हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करें ये मानकर चलें कि ऐसा हो सकता है कि ये पैसा अगले 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 7 ईयर्स के लिए स्टक हो जाए। अगर हम यहां तक रेडी हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीटर लिंच हमसे पूछते हैं वो ये कि क्या हम साइकोलॉजिकली रेडी हैं या फिर आप कह सकते हैं कि क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। एंड यहां पर उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि क्या हमारे अंदर पेन सहने की क्षमता है। पेन हमें क्यों सहना पड़ सकता है उसके लिए हमने ये जो डाटा स्टडी किया है एंड 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड जो डाटा स्टडी किया है उसे आप फिर से स्टडी कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका है वो ये कि क्या हम गलतियां करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसने कभी गलतियां ना की हो। क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लॉन्ग टर्म सॉलिड स्टोरी से हम एग्जिट ले लें एंड किसी इनएफिशिएंट बिजनेस में एक बड़ी कैपिटल के साथ एंट्री ले लें। ये सारी प्रोबेबिलिटीज एज ए बिगनर ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में हमारी एक्सपर्टाइज बढ़ती है तो ये गलतियां हम करना कम कर देते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी अपनी गलतियों को कई बार पब्लिकली डिस्क्लोज कर चुके हैं। यहाँ पर वो अमेजोन, IBM
एंड गूगल के केस में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही नहीं ले पाए। कुछ गलतियां तो उनसे इसलिए भी होगी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें वो समझ ही नहीं आते थे। तो बेशक यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में रेडी होने की बात कर रहे हैं, एक और ग्रेट लर्निंग जो हमें यहाँ पर मिली है वो ये कि जो बिजनेस हमें समझ नहीं आता उसे अवॉइड करना ही सही रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे किसी भी बिजनेस को होल्ड करना काफी डिफिकल्ट होता है। मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछते हैं वो ये कि क्या हमारे पास पेशेंस है। एंड ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में हमारे जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं वो कम समय में बनते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो समझना ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर सबके चहीते मैंने एक स्टॉक को उठाया है एंड वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस स्टॉक ने लास्ट के 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो बनाकर दे दिए हैं अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स। अगर ऑल टाइम हाई तक कैलकुलेट करें तो ये रिटर्न्स बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स। लेकिन स्टॉक की मूवमेंट को अगर आप स्टडी करें तो ये लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन में रहा एंड उसके बाद सिर्फ 152 डेज में ही स्टॉक ने 400% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए। उसके बाद अगेन लंबे समय के लिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा, देन अगेन इस स्टॉक ने 132 डेज में 138% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए। देन अगेन ये स्टॉक एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला गया एंड उसके बाद सिर्फ 43 डेज में ही 64% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हमें इन बड़ी रैलीज को एंजॉय करना है, इस करेक्शन एंड कंसोलिडेशन में हमें बने रहना पड़ेगा, यानी कि हमें पेशेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता कि वो ऑल टाइम हाई पर एग्जिट ले एंड देन अगेन एक बिल्कुल बॉटम पर एंट्री ले ले। तो फाइनेंशियली एंड मेंटली अगर हम रेडी हैं तो उनके बताए फ्रेमवर्क के नेक्स्ट स्टेप को हम स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के वीडियो में हम माइक्रो कैप्स को फाइंड आउट करने का फ्रेमवर्क डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अगले कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से फैमिलियर करवाने वाला हूं जो एट ए टाइम सिर्फ 300 के अप्रॉक्स वेरी हाई प्रोमिसिंग माइक्रो कैप्स को टारगेट करता है। एंड लास्ट के 1.5 ईयर में ये कुछ ऐसे माइक्रो कैप्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं जो 25 टाइम्स तक ग्रो हो चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं थ्रो ओवर लिंक, एंड देन आपको कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। प्लेटफॉर्म का नाम सोवरिन है एंड अगर आप डिस्कवरी सेक्शन में जाएंगे तो आपको कई सारी बकेट्स के अंदर पोटेंशियल माइक्रोकैप स्टॉक्स मिलेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर बुक के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए माइक्रोकैप्स को देख लेते हैं। एंड यहां पर अगर हम देखें तो आरबीएम इंफ्राकॉम लिमिटेड है जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 859 करोड़ है। ऑर्डर बुक 4898 करोड़ है जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स के कंपैरिजन में 32.7 टाइम्स है। साइंसिस टेक लिमिटेड के पास जो ऑर्डर बुक है ये 3.7 टाइम्स है। एंड पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 233 करोड़ है, इस ऑर्डर बुक ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स के कंपैरिजन में 3.1 टाइम्स है। एक बार ये जिस माइक्रो कैप को पिक करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल शेयर की जाती है एंड जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट होती है वो भी यहाँ पर शेयर की जाती है। उसके बाद कई सारे प्रॉमिसिंग बकेट्स है जैसे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन, लार्ज ऑर्डर रिसीव्ड्स। किन माइक्रो कैप्स को लेकर मैनेजमेंट ने सॉलिड रेवेन्यू गाइडेंस दी है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। कहां पर प्रमोटर बाय कर रहे हैं वो भी मिल जाते हैं एंड और भी काफी सारी चीजें। सेक्टर वाइज माइक्रो कैप्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टाइम सेक्शन में आपको हर वीक डेज में जो भी माइक्रो कैप्स में मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मिल जाएंगी। प्राइम सेक्शन में प्राइम आर्टिकल्स एंड प्रमोटर्स के इंटरव्यू मिल जाते हैं। फर्दर क्लिक करने पर कई सारे डीप इनसाइट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एजुकेशन सेक्शन में माइक्रो कैप्स को सेलेक्ट कैसे करना है एंड उन्हें एनालाइज कैसे करना है, इनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। एंड पल्स सेक्शन में जाकर आप अपने पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट माइक्रो कैप्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं एंड आपको ऐसी मेजर अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो कि न्यूज में कवर नहीं होती, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। एजुकेशन सेक्शन, नॉलेज सेक्शन एंड कुछ और प्रीमियम सेक्शंस हमेशा के लिए फ्री हैं। फुल एक्सेस के चार्जेस आपके स्क्रीन पर ये रहे एंड सोवरिन टाइम्स के चार्जेस जो हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर ये रहे। 3 मंथ्स के लिए जो फुल एक्सेस फ्री में है, आई थिंक उसे तो मिस नहीं ही करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड देन कूपन कोड यूज करें फ्री ट्रायल। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेमवर्क का जो सेकंड स्टेज है ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड यहां पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए जो टोटल कंपनीज हैं उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी को उन्होंने नाम दिया है द स्लो ग्रोवर्स। तो स्लो ग्रोवर्स वो उन कंपनीज को कह रहे हैं जो कि काफी बड़ी एंड काफी पुरानी कंपनीज हैं एंड जिनकी ग्रोथ कंट्री की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ी सी ही फास्टर होती है। पीटर लिंच जी का कहना है कि जब इंडस्ट्री में स्लो डाउन होती है तो इनमें से ज्यादातर कंपनीज अपना मोमेंटम ही खो देती हैं। वो फर्दर कह रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में 2 to 4% से ज्यादा ऐसी कंपनीज देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब ग्रोथ ही नहीं है इन स्लगार्ड्स में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी जो उन्होंने बताई है वो बताइए द स्टॉलवर्ड्स, जिनकी मार्केट कैप मिड कैप कैटेगरी से लार्ज कैप कैटेगरी के बीच में आती है। उनका कहना है कि ये जो कंपनीज होती हैं इनके 10 बैगर होना काफी अनयूजुअल होता है, लेकिन फर्दर वो ये भी कहते हैं कि वो हमेशा स्टॉलवर्ड कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जिससे रिसेशन एंड हार्ड टाइम में उनके पोर्टफोलियो को अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। एक और पॉइंट जो इस कैटेगरी की कंपनीज के लिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एक स्टॉलवर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एंड हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे। वो स्टॉलवर्ड्स को जनरली 30 to 50% गेन्स के लिए कंसीडर करते हैं, देन उन्हें बेच देते हैं
एंड जब उन्हें फिर से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इट मींस जो मिड टू लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज हैं उन्हें वो अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करके उन्हें बदलते रहते हैं। तो थर्ड कैटेगरी फास्ट ग्रोअर्स की है एंड ये कैटेगरी पीटर लिंच की सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। उनका कहना है कि अगर आप वाइजली काम करते हैं तो आपको 10 to 40 वैगर्स या इवन 200 वैगर्स भी इस कैटेगरी से मिल सकते हैं। एक छोटे से पोर्टफोलियो में भी अगर आपको 1 से 2 फास्ट ग्रोअर्स मिल जाते हैं तो ये आपका पूरा कैरियर बना सकते हैं। तो यहां पर वो बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज की बात कर रहे हैं, मींस वो माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं। तो आज के मार्केट सिनेरियो में ये कंपनीज कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जिनका मार्केट कैप 7,000 करोड़ से नीचे हो। फर्दर उनका कहना है कि फास्ट ग्रोइंग कंपनी का किसी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री से बिलोंग करना जरूरी नहीं है, बस उस स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री में उतनी स्पेस होनी चाहिए, मींस उस इंडस्ट्री का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो एक फास्ट ग्रोअर बाकी बिजनेसेस का मार्केट शेयर ओन करके भी बड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है। फर्दर वो कहते हैं कि जो फास्ट ग्रोअर्स हैं ये बिग विनर्स हैं स्टॉक मार्केट के, एंड वो किस तरह के फास्ट ग्रोथ प्रेफर करते हैं उसमें एक तो बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए एंड कंपनी लगातार प्रॉफिट्स बना रही होनी चाहिए। पीटर लिंच के अकॉर्डिंग जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है उन्हें वो सिक्लिकल्स कहते हैं। सिक्लिकल्स में जनरली वो कंपनीज होती है जिनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स हमेशा ग्रो नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में वो राइज करते हैं एंड किसी पर्टिकुलर टाइम में वो फॉल भी करते हैं। तो ऑटोमोबाइल, टायर कंपनीज, स्टील कंपनीज, केमिकल कंपनीज एंड इवन की डिफेंस कंपनीज को भी वो सिक्लिकल कैटेगरी में रखते हैं। जब भी कोई सिक्लिकल कंपनी रिसेशन से बाहर निकलती है तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बड़ी तेजी से ऊपर जाता है। बट इन तरह की कंपनीज में आप अपनी 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्विकली खो भी सकते हैं अगर आपने गलत साइकिल पे एंट्री ले ली। तो एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूं कि लेट्स से कि अगर आप इन लेवल्स पर एंट्री लेते हैं या इन लेवल्स पर एंट्री लेते हैं तो हम डेफिनेटली पैसा खोने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं, लेट्स से स्टील, एल्यूमिनियम, एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, देन आपके पास एक एज रहता है, यहां पर आप ग्रोथ के रिवाइवल को बहुत अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हैं एंड उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी में उन्होंने जिन कंपनीज को डाला है उनको नाम दिया है टर्न अराउंड्स। फ्रेंड्स ये स्लो ग्रोवर्स नहीं है, इनफैक्ट दीज आर नो ग्रोवर्स। फर्दर ये कंपनी सिक्लिकल्स भी नहीं है जो कि रिबाउंड कर जाएं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने फंड के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफी सारा पैसा बनाया जब उन्होंने एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिस्टलर्स में इन्वेस्ट किया। यहां पर उन्होंने $6 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। ये उनकी इन्वेस्टमेंट 2 सालों में 5 गुना हो गई एंड 5 सालों में 15 गुना। एक ऐसा भी समय था जब उनके फंड का 5% इस कंपनी में इन्वेस्टेड था। उनका कहना है कि टर्न अराउंड्स कई तरह के होते हैं एंड उन्होंने अलग अलग टाइम पर इन हर तरह के टर्न अराउंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनका कहना है कि कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में फेल हो जाती हैं एंड इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन को वो डाइवर्सिफिकेशन का नाम देते हैं। तो ये जो कंपनीज होती है यहां पर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ होता है तो ये मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट होती हैं टर्न अराउंड्स की, क्योंकि अगर ये कंपनीज अपनी कुछ लॉस मेकिंग सब्सिडरीज को बेच देती हैं देन उनके टर्न अराउंड होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स दूं तो रिसेंट में जो टर्न अराउंड्स हुए हैं उसमें रिलायंस पावर, सुजलॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा, जेपी पावर, बजाज हिंदुस्तान शुगर्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, सैमी होटल्स एंड तेजस नेटवर्क्स कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि या तो टर्न अराउंड हो चुकी हैं या फिर टर्न अराउंड के पाथ पर हैं। तो इसमें 2 तरह की कैटेगरीज की कंपनीज बनती हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जो इसलिए टर्न अराउंड हो पाई क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करती थी वहां पर ग्रोथ ही काफी फास्ट बेस पर होने लगी। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए जिन्होंने डेट दिया हुआ था वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार हो गए एंड ये कंपनीज ग्रोथ पाथ पर निकल आई। एंड दूसरी कैटेगरी में जो कंपनीज हैं उसमें आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा एंड तेजस नेटवर्क्स हैं। ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी या तो किसी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती थी या इन्हें किसी बड़े ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि अगर कोई कंपनी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है एंड वहां पर जब एक जनरेशन चेंज होता है जैसे कि हमें रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा में देखने को मिल रहा है तो यहां टर्न अराउंड होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। या कोई ऐसी कंपनी है जिसे किसी बड़े ग्रुप ने एक्वायर कर लिया जैसे कि तेजस नेटवर्क्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, आलोक इंडस्ट्री, तो यहां भी टर्न अराउंड की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। इट मींस 3 से 4 तरह की कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में टर्न अराउंड की काफी प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें से एक तो पीटर लिंच जी ने ही बता दिया है एंड ये है वो कंपनीज जहां पर डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा हो चुकी होती है। सेकंड वो कंपनीज जहां पर जिस इंडस्ट्री में ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं वहां पर ग्रोथ काफी फास्ट पेस पर होने लगती है। थर्ड वो कंपनीज जो बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है एंड फोर्थ वो कंपनीज जिन्हें कोई बड़ा ग्रुप एक्वायर कर लेता है। उनके अकॉर्डिंग जो 6th एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपनीज हैं वो है द असेट प्लेस। यहां पर वो ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल है जिसे आप जानते हैं
एंड जिसके बारे में मार्केट के ज्यादातर प्लेयर्स को पता नहीं हो। तो एसेट के रूप में उन कंपनीज के पास क्या हो सकता है, एक बड़ी कैश हो सकती है या उनके पास एक बड़ी रियल स्टेट हो सकती है। एग्जांपल के लिए हमारे सामने एक कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जब ये 1 साल पहले लिस्ट हुई थी, इस कंपनी के पास जो एसेट्स थे इस कंपनी की वैल्यूएशन से ज्यादा थे। इनफैक्ट आज भी इस कंपनी की जो मार्केट कैप है ये 2,11,914 करोड़ है। एंड आज भी कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है ये है 1,44,863 करोड़। लेकिन इस कंपनी के बारे में आज स्टॉक मार्केट में हर कोई जानता है, इसलिए यहां पर कोई बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज बचा हुआ नहीं है। फ्यूचर में अर्निंग के बेस पर जो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होगी दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो इस तरह की कंपनी अगर कोई हमें मिलती है जिसके पास एसेट्स उसकी मार्केट कैप के कंपैरिजन में ज्यादा हो, ग्रोथ के ट्रिगर्स भी अवेलेबल हो एंड ज्यादा प्लेयर्स को उसके बारे में पता भी नहीं हो, तो वहां भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये थी पीटर लिंच के इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग 6 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। एंड यहां पर वो जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे हैं वो एक तो दिखे हैं हमें स्टालवार्ट्स में, यानी कि वो कंपनीज जिनकी मार्केट कैप मिड कैप टू लार्ज कैप के बीच में है। लेकिन यहां वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी से 30 to 50% ऑफ रिटर्न्स लेकर एग्जिट कर लेते हैं एंड देन उसकी जगह किसी नई कंपनी को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की कंपनीज को वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं सो दैट रिसेशन एंड हार्ड टाइम में उनके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन मिल पाए। एंड सेकंड जिस कैटेगरी में वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे हैं वो है द फास्ट ग्रोअर्स। यहां पर उनका कहना है कि यहां हमें 10 बैगर्स, 40 बैगर्स और इवन 200 बैगर्स भी मिल सकते हैं एंड यहां रिस्क भी कंपैरेटिवली हाई रहता है। तो अब आती है फ्रेमवर्क की स्टेज 3। यहां पर पीटर लिंच हमें बताते हैं कि किन तरह की कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है, किन तरह की कंपनी से हमें दूर रहना है एंड एक बार अगर इन्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या नहीं करना है। तो यहां पर वो हमें यही कहते हैं कि अवॉइड फॉलोइंग ट्रेंडी स्टॉक। एंड यहां पर वो बताते भी हैं कि आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए ट्रेंडी होने की जरूरत नहीं है। एंड एग्जांपल के लिए वो ये बताते हैं कि वर्ल्ड के जो सबसे ग्रेट इन्वेस्टर रहे हैं वॉरेन बफेट, वो टेक्नोफोब्स रहे हैं। मींस वो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक से डरते थे, जबकि टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स पास्ट में सबसे ज्यादा ट्रेंडी रहे हैं। एंड उसका कारण भी यही था क्योंकि उन्हें ये स्टॉक समझ ही नहीं आते थे। एंड इनफैक्ट वो हमें ये भी कहते हैं कि जब हमारा खरीदा हुआ स्टॉक कोई ट्रेंडी एंड ओवर प्राइस हो जाता है तो आप अपने शेयर्स को बेच दो एंड उन इन्वेस्टर्स को खरीदने दो जो कि ट्रेंड फॉलोअर्स हों। तो इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूंगा। तो ये है हमारे सामने कोचिन शिपयार्ड का चार्ट जो कि 1.5 ईयर में 13 गुना हो गया। एंड वैल्यूएशन चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये वो कंपनी हुआ करती थी जिससे 7-8 का वैल्यूएशन मिला करता था। एंड जब इसने यहां पर अपना हाई बनाया था उस टाइम इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है ये 90 तक पहुंच गया था। तो आप यहां पर देखिए कि 1600 के बाद जिन भी इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली होगी एंड अगर वो इन्वेस्टेड रहे होंगे तो प्रॉफिट तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, या तो वो फ्लैट पर पड़े होंगे या फिर लॉस मेकिंग होंगे। एंड जिन्होंने ऑल टाइम हाई पर खरीदा होगा उन्हें ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% के अराउंड लॉसेस दे चुका होगा। उनकी एडवाइस हमें यही बताती है कि अगर आपको किसी अच्छी वैल्यूएशन पर एंड अच्छे लेवल्स पर एंट्री मिल गई है एंड फ्यूचर में वो स्टॉक बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो जाता है तो एक सर्टेन पॉइंट पर आप उस स्टॉक से एग्जिट ले लीजिए। अदरवाइज इस तरह की करेक्शन भी आगे वेट कर रही होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन 9 से 10 गुना बढ़ जाना ये सस्टेन नहीं कर पाती है। एंड स्टॉक मार्केट की यही ब्यूटी है कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट आज नहीं तो कल उसकी रियल वैल्यूएशन पर लाकर ही छोड़ता है। पीटर लिंच और किन तरह के स्टॉक्स को खुद के लिए अवॉइड करते हैं उसमें फर्स्ट आता है हॉटेस्ट इंडस्ट्रीज के हॉटेस्ट स्टॉक्स। एंड ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हॉट थीम्स के पीछे आज इन्वेस्टर्स एकदम पागल हैं। एंड रिसेंट में जो रेलवे एंड डिफेंस स्टॉक्स में करेक्शन हुई है तो ये उसकी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि क्यों वो हॉट इंडस्ट्री के हॉट स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। उसके बाद वो कंपनीज जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लेती हैं उनमें भी वो हमें अलर्ट होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। एंड वो कंपनीज जिनके बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग नाम होते हैं तो उन कंपनीज के लिए भी वो हमें अलर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स तक हम कैसे पहुंचे जो फ्यूचर में 10x, 20x या 100x हो सकते हैं। तो इसके लिए पीटर लिंच ने कई सारे मेथड्स बताए हैं एंड ये सारे के सारे मेथड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। एंड एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि लाइफ में हमें ऐसा नहीं है कि 10 या 15, 50 वैगर या 100 वैगर मिल जाएंगे। 1, 2 या 3 ऐसे मल्टी वैगर्स ही हमारी पूरी लाइफ बनाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसके लिए हमारे एफर्ट्स नॉन स्टॉप चलते रहने चाहिए। इसमें जो फर्स्ट स्टेप वो सुजेस्ट करते हैं उसको उन्होंने नाम दिया गोइंग इट अलोन। तो उनका यहाँ पर कहना है कि आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इंस्टीट्यूशंस की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स डिसेंट रहने वाले हैं। फर्दर उनका कहना है कि अगर आप एक सर्फर हैं, ट्रकर हैं, हाई स्कूल ड्रॉप आउट है या फिर एक एसेंट्रिक रिटायरी है, देन आपके पास ऑलरेडी एक एज है एंड यही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा 10 वैगर्स निकलते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, मान लो कि अगर आप फार्मा फील्ड में काम करते हैं या आईटी फील्ड में काम करते हैं, आप मल्टी फैशन ब्रांड या सुपरमार्केट के ओनर हैं या इवन उसमें काम भी करते हैं, तो भी आपके पास एक कंपिटिटिव एडवांटेज है। वो ऐसे कि अगर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आती है एंड आप नोटिस करते हैं कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं एंड बार बार खरीद भी रहे हैं,
तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ से हमें 10 बैगर्स या 20 बैगर्स या 50 बैगर भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट या सर्विस नई है, काफी चांसेस है कि उस टाइम पर वो बिजनेस भी काफी छोटा हो। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर मान लो कि आप किसी भी इस तरह के प्रोफेशन में नहीं हो कि यहाँ से आपको कोई इस तरह का मल्टी बैगर मिल पाए, देन जो नेक्स्ट प्लेस हो सकती है 10 बैगर्स को फाइंड आउट करने की, वो आपके घर के आसपास हो सकती है, शॉपिंग मॉल में हो सकती है। वो ऐसे कि जब हम खुद या हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर मार्केट में एज अ कस्टमर घूम रहे होते हैं, कई बार हमारा सामना कुछ ऐसी नई प्रोडक्ट एंड सर्विस से होता है जो कि हमें या हमारी फैमिली मेंबर्स को काफी पसंद आता है। वो फुटवियर, अपैरल या कॉस्मेटिक्स या कोई रेस्टोरेंट, कोई ऑटोमोबाइल का कोई अम्यूजमेंट पार्क, कुछ भी हो सकता है। एंड अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस हमें एंड बाकी काफी सारे लोगों को पसंद आ रही है, देन उस कंपनी के बारे में हम स्क्रीनर जैसे प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कंपनी मार्जिन किस तरह से बना रही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मिसेस बेक्टर फूड्स को ले रखा है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे हैं। एज अ बिगिनर एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए अगर हम इतना भी कर लेते हैं, ये भी काफी होता है। दो इसी तरह की एग्जांपल्स मैं आपको पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी से भी दे देता हूं। रेड टेप ब्रांड को हम सब जानते हैं एंड ये मार्केट में 3 सालों से हैं, लेकिन आज से 4 से 5 साल पहले ये बहुत छोटी छोटी शॉप्स में ऑपरेट करते थे, लेकिन लास्ट के 4 to 5 ईयर्स में लार्ज स्टोर फॉर्मेट्स में आ गए। इनका एक स्टोर था जो कि ऐसी लोकेशन पर था, यहां पर सिमिलर ब्रांड्स के और भी कई तरह के स्टोर थे, बट इनके स्टोर पर क्राउड ज्यादा थी एंड वहां पर मैंने नोटिस किया कि 70% के अराउंड डिस्काउंट भी चल रहा है। बिगिनिंग में मैंने सोचा कि शायद डिस्काउंट के कारण भीड़ है, बट वहां पर पता चला कि ये डिस्काउंट हमेशा ही रहता है। थोड़ा और सर्च करने पर पता चला कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मिर्जा इंटरनेशनल नाम से लिस्टेड है एंड उस टाइम इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 800 करोड़ के अप्रॉक्स थी। एंड आज इनके बिजनेस से रेड टेप अलग हो चुका है एंड मिर्जा इंटरनेशनल सेपरेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अकेला रेड टेप है, इसकी मार्केट कैप 12,757 करोड़ है। तो उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो ये ऑलरेडी 16 to 17 टाइम्स ग्रो हो चुका है। आप में से काफी लोग ये बोलेंगे कि ये शायद एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले एस्टेब्लिश होते ही हमने इस कंपनी को फर्स्ट टाइम कवर किया था 15 नवंबर 2022 को एंड देन हमने इसे कवर किया था 29 जनवरी 2023 को। उस टाइम रिलैक्सो काफी हॉट स्टॉक था, तो इसलिए हमने थंबनेल में भी यही लिखा था कि मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड कंप्लीट स्टडी एंड साथ में लिखा था नेक्स्ट रिलैक्सो। तब इस कंपनी की मार्केट कैप 2,500 करोड़ के अप्रॉक्स थी एंड विद इन 2 इयर्स ये 5 टाइम्स ग्रो हो चुका है। मेरा जो मिर्जा इंटरनेशनल इससे डीमर्ज हुआ है, उसकी मार्केट कैप को तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक यहां से 3x भी होता है, जो कि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, तो भी फर्स्ट टाइम जब ये स्टॉक मेरे नोटिस में आया था, ये 50 टाइम्स की ग्रोथ हो जाएगी। एंड जब से हमने इस कंपनी को फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर कवर किया है, तब से अगर कैलकुलेट करें तो ये ग्रोथ 15 टाइम्स के अराउंड हो जाएगी। बट प्लीज इसे बाय या सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मैंने एक एग्जांपल दी है। एक और स्टॉक जो सिमिलर फ्रेमवर्क के साथ मेरे नोटिस में आया था, वो आया था बेक्टर फूड्स। एंड 2 साल पहले मैं दिल्ली के अराउंड किसी लोकेशन पर था एंड वहां पर जो ब्रिटानिया के बाद किसी कंपनी की ब्रेड मुझे बेस्ट लगी थी, वो लगी थी इंग्लिश ओवन की। उस टाइम इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी जानता भी था, लेकिन फर्दर जब वेबसाइट से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की तो पता चला कि ये कंपनी लीडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे थे। प्राइस टू अर्निंग अब तो काफी हाई हो चुका है एंड उस टाइम प्राइस टू अर्निंग भी 30 के अराउंड हुआ करता था। एंड जब से चैनल एस्टेब्लिश हुआ, तब से हम इस कंपनी को 10 टाइम्स से ज्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं एंड एक थंबनेल ऐसा भी था, यहाँ पर इसे हमने नेक्स्ट ब्रिटानिया का नाम दिया। स्टॉक आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है एंड ग्रोथ किस तरह की हुई है वो आपके सामने है। बट इन बातों को सुनकर आप इन्वेस्ट ना कर लें, क्योंकि हर कंपनी में एंटर करने के लिए कुछ बेस्ट लेवल्स होते हैं। अभी के सिनेरियो में हम कैसे नई कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी अभी हम करके देखेंगे। बट ये बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट हमारे दिमाग में आइडियाज कैसे क्लिक करने चाहिए। मान लो कि हम में से कोई वैष्णो देवी या मणि महेश या अमरनाथ की यात्रा पर गए हेलीकॉप्टर से एंड हमें हेलीकॉप्टर पे ही उस ब्रांड का लोगो एंड नाम देखने को मिल जाएगा। आप आकर कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, देन आप एविएशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को सर्च कर सकते हैं, न्यूज में जा सकते हैं। ऊपर तो कुछ होक्स कॉल्स की न्यूज है, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आपको इस इंडस्ट्री में इंडिया में कैसी ग्रोथ हो रही है वो भी देखने को मिल जाएगी। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये कैसे परफॉर्म कर रही है ये भी देखने को मिल जाएगा। देन आप इस कंपनी को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो लोग ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, आई एम नॉट एनकरेजिंग अल्कोहल। रिसेंट में इंद्री नाम की एक ब्रांड बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि इसे वर्ल्ड वाइज काफी रिकॉग्निशंस मिली थी। थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाती है। 1.5 साल पहले भी जिन्होंने इसे नोटिस करने के बाद सिर्फ कस्टमर की एंगल से नहीं देखा होगा, इनफैक्ट ओनर की एंगल से भी देखा होगा, तो ये भी 47 से 862 का हाई लगा चुकी है। सिमिलरली मार्केट में एक प्रीमियम जिन लॉन्च हो रखी है जिसका नाम है निकोबार। तो गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड बनाती है एंड ये कुछ और भी प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च करते जा रहे हैं। तो इस स्टॉक को देखकर भी हमारे माइंड में आइडिया क्लिक कर सकता है। तो ये जो मेथड था कि हमने किसी ब्रांड को नोटिस किया एंड देन आकर उसे सर्च किया, उसके बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश
की एंड देन उसे मल्टीबैगर के एंगल से देखना स्टार्ट किया। तो ये अप्रोच थी कि हमने बाहर कुछ नोटिस किया एंड आकर उसे फाइंड आउट किया एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को निकालने की कोशिश की। दूसरी अप्रोच ये रहती है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में सबको ही एक्सपर्टाइज रहती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स, फुटवियर ब्रांड्स, हाउसिंग डेवलपमेंट ब्रांड्स, डीमैट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में हैं। तो ऐसे में या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कि टोटल डीमैट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। देन आप एक एक के बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि काइट या जीरोधा लिस्टेड नहीं मिलेगा आपको। एंजल वन डाल के देखेंगे तो अगेन आपको एंजल वन लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डीमैट सर्विस प्रोवाइडर है, बट इसकी मार्केट कैप काफी हाई है। देन अगर आप सारे डीमैट सर्विस प्रोवाइडर को सर्च करेंगे, देन जो छोटी मार्केट कैप वाले फंसेंगे उसमें फंसेगा एक तो 5 पैसा, जिसकी मार्केट कैप 1782 करोड़ है, एंड दूसरा फंसेगा जो आदित्य बिरला मनी, जिसकी मार्केट कैप 983 करोड़ है। तो यहाँ आप थोड़ा खुद का रिसर्च कर सकते हैं कि इसका अडॉप्शन ज्यादा फास्ट पेस पर हो रहा है। लेकिन आदित्य बिरला के केस में देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे एक बड़ा ग्रुप खड़ा है, जो कि बिजनेस को काफी स्केल करने का पोटेंशियल भी रखता है। इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन डीमैट सर्विस प्रोवाइडर्स में क्या होता है कि ये बिजनेस कुछ सिक्लिकल रहते हैं, एकदम पीक पर भी खरीदने से हमें बचना चाहिए। देन अगर आप ऑटो रिटेल स्टॉक्स डाल के सर्च करेंगे एंड एक की वेबसाइट ओपन करके देखेंगे तो लैंडमार्क कार्स हमारे सामने आती है, जो कि प्रीमियम एंड लग्जरी ऑटो रिटेलर है। एंड इंडिया में लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रीमियम कार्स की सेल्स और भी फास्टर पेस पर हो रही है। तो इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एक और मेथड ये होता है कि अगर आप स्क्रीनर पर जाएं एंड यहां से आप स्क्रीन्स में चले जाएं तो आपको यहां पर सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे। देन आप उस सेक्टर पर क्लिक करिए जिनके प्रोडक्ट्स हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो मैं यहां पर क्लिक करने लगा हूं डायमंड, जेम एंड ज्वेलरी से। तो बड़ी मार्केट कैप वालों को छोड़ दो तो सेंको गोल्ड एक बहुत छोटी मार्केट कैप वाला स्टॉक हुआ करता था, जिसमें स्टॉक प्राइस में काफी अपरन होने के बाद स्टॉक का थोड़ा मार्केट कैप बढ़ा है। देन इसी फील्ड से जुड़े कुछ और ब्रांड मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं एंड ओरिजेम नाम का ब्रांड भी मार्केट में लॉन्च होगा। तो जिन शहरों में ये सबसे पहले लॉन्च होगा एंड जो इस फ्रेमवर्क के साथ उस ब्रांड को देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो लैंड होंगे गोल्डियम इंटरनेशनल के ऊपर, जिसकी मार्केट कैप आज सिर्फ 4000 करोड़ के अप्रॉक्स है। तो इसे भी वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोग अच्छे घर लेना स्टार्ट करेंगे, अच्छे ब्रांडेड पहनना स्टार्ट करेंगे। तो जब घर की बात आती है तो आप रियलिटी सेक्टर में क्लिक कर सकते हैं। ऊपर की कुछ बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज को छोड़कर आप जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं इनमें से एक को क्लिक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कौन सी लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। डेफिनेटली आपका सामना एक तो रेमंड लिमिटेड के साथ होगा, जो कि लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है। आपका सामना आरके डेवलपर्स लिमिटेड के साथ भी हो सकता है, जो कि अगेन लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड इसकी मार्केट कैप भी सिर्फ 2898 करोड़ है। देन आप टेक्सटाइल सेक्टर में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें काफी सारे ब्रांड्स के बारे में पता रहता ही है। अगेन एक कंपनी को क्लिक करिए कि कहां पर आप किस ब्रांड को जानते हैं या पसंद करते हैं। तो ऐसे में कैंटेविल रिटेल लिमिटेड के साथ आपका सामना हो सकता है, जिसकी मार्केट कैप 2107 करोड़ है। देन क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड के साथ हो सकता है, जिसका मुफ्ती के नाम से ब्रांड है। तो इस तरह का फ्रेमवर्क आप कुछ और सेक्टर्स में भी लगाकर देख सकते हैं एंड आपको देखना है कि किनके प्रोडक्ट या सर्विस को आप जानते हैं एंड आपकी नजर में वो प्रोडक्ट या सर्विस अच्छे भी हैं। तो कंपनीज को फाइनलाइज करने के लिए आपको क्या क्या देखना है मैं वो भी बता देता हूं। एक ऐसी अप्रोच होगी जिसे बिगिनर भी बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उन कंपनीज को पिक करना है जिनकी मार्केट कैप 7000 करोड़ से नीचे हो एज पर द पीटर लिंच फ्रेमवर्क। मान लो आपने किसी सेक्टर को क्लिक किया तो सबसे पहले आपको उन कंपनीज को इग्नोर करना है जिनकी मार्केट कैप 7 या 8000 करोड़ से ऊपर हो। आप छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज को फोकस करिए, एक को क्लिक करके देखिए कि किसका प्रोडक्ट या सर्विस आपको अच्छा लग रहा है या जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि इसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस है। उसमें से आपको जो भी पसंद आता है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत बेसिक अप्रोच बताता हूं कि सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर क्लिक कर लीजिए एंड सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी की सेल्स में एंड प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रही होनी चाहिए। एंड यही हमने वीडियो के बिगिनिंग में भी देखा था कि पीटर लिंच ने भी यही सजेस्ट किया था कि कंपनीज की सेल्स में एंड नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रही होनी चाहिए। 20% के अराउंड या उससे ज्यादा हो रही हो तो बेटर है। इसे आप 3 ईयर बेसिस पर भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनीज बहुत छोटी हैं, इसलिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाले को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी ये ग्रोथ अचीव हो रही है। उसके बाद आप बैलेंस शीट को क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग्स बहुत ही ज्यादा हो एंड रिजर्व्स बहुत ही कम हो उसके कंपैरिजन में। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग है ये सिर्फ 5 करोड़ की है एंड रिजर्व्स जो है ये कंपनी के पास 600 करोड़ के हैं। काफी सारे नए इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाइए एंड देखिए कि कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही होगी कंपनी के ऊपर डेट उतना ही ज्यादा होगा।
देन हमें ये देखना है कि कंपनी जो ओवरऑल इंटरेस्ट पे कर रही है, कहीं कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बना रही है, ये इस इंटरेस्ट के चलते खत्म तो नहीं हो रहे। अगर कंपनी को इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा पे करना पड़ रहा है कि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ही ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हो, देन उसे इग्नोर कर सकते हैं। गोल्डियम इंटरनेशनल के केस में तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कंपनी अच्छे नेट प्रॉफिट्स बना रही है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, जैसे हम ग्लोबल वेक्ट्रा की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट्स में तो कंपनी बहुत बार लॉसेस शो कर रही है। देन ऑफ कोर्स हमें इंटरेस्ट पेमेंट पर आना चाहिए एंड देखना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है। देन उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपेयर करना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम एग्जांपल लें तो कंपनी ने 34 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, जबकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रहे हैं 86 करोड़। जब कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से काफी कम हो एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट्स आपको नेगेटिव में दिख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो में चले जाइए एंड यहां पर देखिए कि ऑपरेशन से कंपनी किस तरह के कैश जनरेट कर रही है। अगर कोई कंपनी यहां पर ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है तो आप नेट प्रॉफिट्स में जो लॉसेस शो हो रहे हैं इन्हें इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैश ही है जो किसी कंपनी को किसी क्राइसिस के टाइम में बचाएगा एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करेगा। कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन फिर भी ऑपरेशन से कैश आ रहे हैं, ये इसलिए होता है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं, जिन कंपनीज के पास असेट्स अच्छे होते हैं वो अच्छे खासे डेप्रिसिएशन भी दिखा पाते हैं। डेप्रिसिएशन जब अच्छे खासे दिखा पाते हैं तो नेट प्रॉफिट जब माइनस में आते हैं तो कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पड़ता एंड कंपनी सारा का सारा पैसा अपनी ग्रोथ के लिए लगा सकती है। देन एज अ बिगिनर आप एक काम और कर सकते हैं, इन्वेस्टर सेक्शन में जा सकते हैं एंड यहाँ पर हमें देखना है पब्लिक के पास कहीं होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रही, लेकिन इसमें भी आपको सिर्फ यहाँ से देखकर ही डिसीजन नहीं लेना है, इस प्लस वाले साइन को ओपन करके देखना है। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रमोटर्स ने कुछ होल्डिंग कम की हो, उसे अगर एफआईआईज या डीआईज ने खरीदा हो या पब्लिक में किसी बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब यही है कि प्रमोटर्स हो गए, एफआईआईज हो गए, डीआईज हो गए एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, इन सबको स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अगर आपस में होल्डिंग स्वैप होती है तो ये कोई कंसर्न की बात नहीं होती है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग हैंड से कोई होल्डिंग निकलकर वीक हैंड्स के पास जाती है देन ये एक कंसर्न हो सकता है। अगर आप इतना ही फॉलो कर पाते हैं तो ये भी आपके लिए काफी होगा। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमें पॉइंट्स सुजेस्ट करते हैं, उसमें तो पहले वो कुछ ऐसी कंपनीज के लिए सुजेस्ट कर रहे हैं जो कि कुछ डल करती हैं, मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करती हैं। उसके बाद कुछ ऐसी कंपनी जो कि कुछ बोरिंग एंड डिस्गस्टिंग करती हैं। नेक्स्ट ऐसी कंपनीज जिन्हें कोई इंस्टीट्यूशन फॉलो नहीं करता, कोई भी एनालिस्ट उनके बारे में ना ही बाय करने के लिए एडवाइस करता है ना ही सेल करने की एडवाइस करता है। उनका कहना है कि यहां पर भी हमें पोटेंशियल विनर मिल सकते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि काफी सारे लोग हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं लेकिन वो लो ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं एंड हमें ये समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में स्टॉक्स कंपैरेटिवली लो वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं एंड जब ये इंडस्ट्रीज लाइमलाइट में आती है तो यहां पर प्राइस टू अर्निंग का मैसिव एक्सपेंशन होता है एंड जब प्राइस टू अर्निंग का कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन हो जाए एंड इंडस्ट्रीज ट्रेंड में आ जाए देन बेच दो एंड ट्रेंड फॉलो करने वालों को खरीदने दो, क्योंकि उनका कहना है कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में उन्हें बहुत कुछ थ्रिलिंग तो नहीं दिखता है एक्सेप्ट वाचिंग द स्टॉक्स गो डाउन। ये काफी बड़ी बातें वो हमें बता रहे हैं जिन्हें हमें अपनी डायरी पर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के सिनेरियो में हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के चक्कर में काफी सारे इन्वेस्टर्स 90, 100 या 120 के पीई पर भी कंपनीज को कंसीडर कर रहे हैं। सिर्फ प्राइस टू अर्निंग को ही हमें डिसीजन मेकिंग फैक्टर नहीं बनाना है, क्योंकि जब कोई कंपनी छोटी होती है उस टाइम उसका प्राइस टू अर्निंग हायर भी हो सकता है, बट वो कंपनी काफी तेजी से अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकती है जिससे प्राइस टू अर्निंग एडजस्ट भी हो जाता है। तो यहां तक वो कुछ डल कंपनीज की बात करते हैं तो उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसी बोरिंग इंडस्ट्री में एक प्रिसीजन फोर्जिंग इंडस्ट्री भी आती है एंड यहां पर हम किसी न किसी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं एंड उसमें हमें कई सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पर बालू फोर्ज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, लेकिन अब इसकी मार्केट कैप थोड़ी सी हायर साइड पर हो चुकी है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम जब हमने इसे कवर किया था तो ये 3000 करोड़ के अप्रॉक्स था। प्रिसीजन फोर्जिंग में अगेन रेमंड लिमिटेड भी आता है एंड इसे भी प्राइस टू अर्निंग 20.7 का मिल रहा है। काफी सारे व्यूअर्स को इसकी मार्केट कैप थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसमें 3 तरह के बिजनेस हैं। फर्स्ट तो रियल स्टेट है, देन फोर्जिंग वाले सेगमेंट में इसमें एरोस्पेस एंड डिफेंस है एंड ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट्स है। तो इतने सारे बिजनेस मिलाकर 11,000 हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा मार्केट कैप नहीं है एंड मोर ओवर इसे एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट भी मैनेज करता है। पीटर लिंच किसी भी तरह के फिल्टर को यूज करने की बात नहीं कही है, क्योंकि फिल्टर से मल्टीबैगर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है एंड फिल्टर्स जो स्टॉक्स सजेस्ट करते हैं ये करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर एंड छोटी कंपनीज जो फ्यूचर में बड़ी मल्टीबैगर्स बन सकती हैं उनका पास्ट का कोई ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है एंड किसी कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एक्सेप्टेंस कैसी है इसे कोई भी फिल्टर इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकता।
जो कि किसी भी कंपनी को मल्टीबैगर बनाने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। उसके बाद जो और पॉइंट्स वो हमें सुजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज को आप कंसीडर करें जिनके प्रोडक्ट्स लोग बार बार बाय करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जहां इनसाइडर्स बाय कर रहे होते हैं वो भी एक अच्छा साइन होता है, एंड जिन कंपनीज में शेयर्स का बायबैक किया जाता है वो भी एक अच्छा साइन है। एक बार जब हम इन स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आप अपने स्टॉक्स की चिंता करिए, ओवरऑल मार्केट की चिंता मत करिए। एंड ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, एंड दूसरा इसलिए क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के फॉल का वेट करते करते काफी सारे रिटर्न्स लूज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिस्कशन। हमने काफी कोशिश की कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस ना करें, एंड इस तरह से डिस्कशन करें कि बिगिनर भी इसे अच्छे तरह से समझ पाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।